लॉस एंजलिस शहर में लिंकन हाइट्स के एक बैंक में 4 डकैत द्वारा किए जा रहे डकैती के दौरान कई पुलिस अफसर गंभीर गन फायर फाइट में हैं, जबकि 2 डकैत अंदर हॉस्टेजों की देखभाल कर रहे हैं। दूसरे 2 बंदूकदार ऑटोमेटिक राइफल्स और पूरे शरीर में कवच के साथ पुलिस के साथ लड़ रहे हैं, जिससे वे पुलिस और उनके छोटे बंदूकों को परास्त करने में सक्षम हैं। थैंकफुली स्वॉट टीम जल्दी ही पहुंचती है। अफसर जिम और ब्रायन एक हेलीकॉप्टर से लटकते हुए नीचे आते हैं और दूसरे 2 लोगों के साथ बैंक की छत पर पहुंचते हैं, जहां वे स्टोर रूम में खुदाई करते हैं और एक विशेष स्पाई कैमरा की उपयोग करके प्रमुख लॉबी तक पहुंचने का रास्ता खोजते हैं। कुछ स्वॉट स्नाइपर्स एक इमारत की छत पर स्थान लेते हैं। एक तीसरी टीम भूमि से आती है। उसी समय बाहर एक डकैत दौड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक स्नाइपर 1 हेडशॉट में उसे मार देता है। दूसरे डकैत उसी तरीके से पुलिस के साथ लड़ता है, हालांकि ऑन ग्राउंड यूनिट जल्द ही उसे गिरा देती है। अंदर के 2 डकैत घबराने लगते हैं और ग्राउंड यूनिट उनके लिए एक सुरक्षित फोन भेजती है ताकि उन्हें हॉस्टेजों की रिहाई की व्यवस्था करने का प्रयास कर सके। जब चर्चा करने वाले डकैतों से निगोशिएशंस कर रहे थे तो लेफ्टिनेंट वेलास्केज फोन में उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं, लेकिन ब्रायन इस आदेश को नकारता है। वह स्टोर रूम में पहुंचता है और जबकि जिम को उसके पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है, ब्रायन मुख्य लॉबी के पीछे में स्थित अच्छे स्थान पर गोलियों से दाग डालने का प्रयास करता है। वेलास्केज उसे बार बार कॉल करते हैं, लेकिन सभी कॉल को इग्नोर कर रहा था। हर पल मन में घबराहट के साथ एक डकैत एक महिला को पकड़ता है और अपनी बंदूक की दिशा में लक्ष्य बनाता है। ब्रायन महिला के कंधे के माध्यम से डकैत को गोली मारता है। उसे मारते हुए महिला को भी घायल करता है। जिम आखिरी डाकू को भी गोली मारकर आखिरकार अंत करते हैं। इसके पश्चात जिम महिला की देखभाल करते हैं और एक एम्बुलेंस के लिए कॉल करते हैं। जब ब्रायन सोचता है कि क्या महिला ठीक हो जाएगी, जिम स्नैप्स। जिम को यह पसंद नहीं आता है, जिसके कारण ब्रायन पर गुस्सा निकलता है। बाद में कैप्टन फुलर जिम और ब्रायन को आदेश तोड़ने के लिए गुस्से में है, खासकर जब घायल महिला उन्हें लापरवाही के लिए दावा करेगी। फुलर स्वॉट डिवीजन से उन्हें बर्खास्त कर देते हैं, लेकिन वेलास्केज काटते हैं और उनसे कम उन्हें टीम में रखने का आदान प्रदान करने के लिए कहते हैं ताकि उन्हें अपनी नौकरियों को वापस पाने का मौका मिल सके। फुलर सहमत होते हैं और उन्हें केस ड्यूटी पर समर्पित करते हैं। एक तत्काल प्रतिष्ठान में अन्य पुलिस अफसरों को हथियारों और सहायकों का परिप्रेषण के लिए ब्रायन का अपमान किया गया, लेकिन इससे यह और भी बदतर हो जाता है। वह गुस्से में बाहर निकल जाता है। ब्रायन का निर्णय हो गया है कि वह बंदूकों के साथ लड़ाई में बेवजह था और अब वह अपने बैग को पैक कर रहा है। अचानक जिम बताते हैं कि वह फुलर के साथ सहमत हैं कि ब्रायन बेवजह था और एक विवाद चलता है जब जिम उसे निकाल देने के लिए सहमत होते हैं। ब्रायन मानता है कि जिम ने उसे बाहर निकाल दिया और जाने से पहले मिरर के खिलाफ अपना सिर मारा। 6 महीने बाद जिम अपने खाली समय में प्रशिक्षण लेता रहता है, लेकिन काम पर वह गन केज में है। अन्य पुलिस अधिकारियों के लिए छोटे कार्य करना। एक दिन सार्जेंट होंडो परिसर में आता है और जिम को अपनी अनुकूलित M-4 राइफल को ठीक करने के लिए कहता है। जिम कस्टम वर्क को नोटिस करता है और प्रभावित होता है। फिर होंडो वेलास्केज के साथ मिलते हैं ताकि आलोचना करने वाले तीखे आर्टिकल्स की संख्या के बारे में बात की जा सके जो LAPD के खिलाफ हैं, जिसके कारण प्रमुख को विभाग के सुधार का आदेश देना पड़ा है। वेलास्केज चाहते हैं कि होंडो उनके लिए एक नई स्वॉट टीम का गठन करें और अपने स्वयं के 2 प्रस्ताव दें, अधिकारी TJ और माइकल। होंडो उन्हें स्वीकार करता है और कार्मिक फाइलों से 3 और उम्मीदवारों को चुनने का फैसला करता है। हालांकि फुलर का अंतिम फैसला बाद में होगा। होंडो के हथियार के साथ समाप्त करने के बाद जिम अपनी प्रेमिका को पिक करने की कोशिश करने के लिए घर जाता है। वह दावा करती है कि उनके बीच चीजें अब अच्छी नहीं हैं और जिम भी पहले जैसा नहीं रहा है। उन्हें स्वॉट टीम से हटा दिया गया। वह उसे आखिरी बार चूमने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे ठुकरा देता है और उसे जाने देता है। अगले दिन काम के दौरान पता चला कि पिंजरे में काम करते समय जिम ने एक आविष्कार किया है, उपकरण का एक नया टुकड़ा, जिसे वह भविष्य में पेटेंट कराने की योजना बना रहा है, जिसे कहा जाता है द की टू द सिटी। जैसे ही वह अपने गन केज पार्टनर को अपने आविष्कार के बारे में समझा रहा होता है, होंडो अंदर आता है और उसकी सराहना करता है जिम का विचार। वह अपना हथियार पुनः प्राप्त कर लेता है और जिम द्वारा उसमें किए गए सुधारों से प्रभावित होता है। कुछ समय बाद होंडो कुछ अधिकारियों को फायरिंग रेंज पर लक्ष्य अभ्यास के लिए बाहर ले जाता है। टीजे होंडो को मात देने में सफल हो जाता है, जो $200 की शर्त लगाता है कि जिम टीजे को हरा सकता है। चुनौती स्वीकार करते हुए टीजे उसका सामना जिम से होता है, जो होंडो को छोड़कर सभी को आश्चर्यचकित करते हुए विन होता है। इस बीच फ्रांसीसी डकैत एलेक्स लॉस एंजल्स पहुंचता है, जहां गार्ड लगभग उसकी चाकू पकड़ लेता है, लेकिन वह यह कहकर काम चला लेते हैं कि यह एक फैमिली गिफ्ट है। उसके आदमी उसका स्वागत करते हैं और उसे बाद के लिए एक नकली पासपोर्ट देते हैं। एलेक्स एक लोकल रेस्टोरेंट में जन्मदिन के सरप्राइज के रूप में वहां उपस्थित होने का नाटक करते हुए अपने चाचा से मिलने जाता है। हालांकि एलेक्स वास्तव में जानता है कि उसके चाचा परिवार से पैसे चुरा रहे हैं। भोजन खत्म करने के बाद एलेक्स ने तुरंत अपने चाचा को चाकू से मार डाला। फिर एलेक्स कार में अकेले रेस्तरां से निकल जाता है
और टूटी हुई टेल लाइट के कारण पुलिस उसे पकड़ लेती है। कार एलेक्स के अंकल की है और उनके लिए गिरफ्तारी वारंट निकलती है। एलेक्स को पूछताछ और उसकी पहचान लिए गिरफ्तार किया जाता है। वह इससे बाहर निकलने के लिए पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसलिए एलेक्स एक कोठरी में बंद हो जाता है बैक टू होंडो। वह कुछ रंगरूटों की तलाश के लिए जिम को दिन में अपने ड्राइवर के रूप में भर्ती करता है। वे पहले अधिकारी डेके की जांच करते हैं, जो पैदल पीछा करते हुए पाया जाता है एक सस्पेक्ट के साथ। जैसे ही वे दोनों सड़कों पर दौड़ते हैं, होंडो और जिम दौड़ते हुए पीछा करने में शामिल होने का फैसला करते हैं। फाइनली वे उन्हें पकड़ लेते हैं। इससे डेके क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वह इसे अकेले करना चाहता था। हालांकि होंडो के आमंत्रित करने पर वह शांत हो जाता है उसे टीम में शामिल करने के लिए। फिर वे एक अन्य उम्मीदवार के पास जाते हैं, जो एक शाकाहारी, बहुत विनम्र और होंडो पर एक बुरा प्रभाव डालता है। इसके बाद वे क्रिस नाम के एक मेट्रो पुलिस अधिकारी के पास जाते हैं, जिसने स्पष्ट रूप से स्वॉट के लिए कई बार आवेदन किया है और योग्य है, लेकिन इंटरनल अफेयर्स मामलों में सस्पेक्ट से कई शिकायतों के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है। वे सुनते हैं कि क्रिस स्थानीय ईआर में है और अपने साथी को एक ठग पर नजर रखते हुए पाता है, जिसके चेहरे पर कई चोट के निशान हैं, जो क्रिस से उपहार थे। होंडो अधिकारी की तलाश में जाता है और पता चलता है कि क्रिस एक महिला है, क्योंकि क्रिस क्रिस्टीना के लिए छोटा है। इससे होंडो को एहसास होता है कि फुलर ने शायद क्रिस को उसके लिंग के कारण स्वॉट रोस्टर से दूर रखा और दुर्व्यवहार की शिकायतें एक बहाना थीं। खासकर जब क्रिस होंडो को बताता है कि उसके खिलाफ अधिकांश आरोप हिंसक पुरुष उत्पीड़न का विरोध करने से आए थे, जो नहीं कर सकते थे। होंडो उसे तुरंत पसंद करता है और उसे अपनी टीम में एक पद प्रदान करता है। जब वे हेडक्वार्टर्स लौटते हैं, जिम होंडो से पूछता है कि क्या वह उसके साथ खेलने की योजना बना रहा है किसी और दिन के लिए, या यदि वह वास्तव में उसे बताएगा कि वह उसे इस भर्ती में क्यों ले गया। बाद में टीम पर चर्चा के लिए बैठक के दौरान फुलर ने उम्मीद के मुताबिक क्रिस और जिम दोनों को अस्वीकार कर दिया, लेकिन होंडो ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। फुलर फिर एक समझौते की पेशकश करता है। वह समूह को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वह है, लेकिन यदि वे स्वॉट के लिए आवश्यक प्रारंभिक परीक्षणों में विफल हो जाते हैं तो क्रिस अपने सबवे रूटीन में वापस चला जाता है और जिम और होंडो दोनों को निकल दिया जाएगा। होंडो सहमत हैं। उन्हें विश्वास है कि उनकी नई टीम यह कर सकती है। जल्द ही प्रशिक्षण शुरू होता है और सभी एक दूसरे को जानने लगते हैं। यह पता चला है कि जिम की एक्स गर्लफ्रेंड माइकल की बहन है। माइकल मानता है कि जिम ने उसके साथ गलत किया है। इसके बाद उनके बीच कुछ मनमुटाव होता है और इससे पहले कि बात खराब हो जाए, उन्हें दूसरों द्वारा रोक दिया जाता है। होंडो समूह को घुसपैठ, कवच, हथियार, शारीरिक कंडीशनिंग और लॉन्ग रेंज की शूटिंग जैसे कई परीक्षणों के माध्यम से रखता है। और जबकि पहली बार में कुछ कठिनाइयां होती हैं, फाइनली वे बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम होते हैं। जब उनके पास एक स्नाइपर सेशन होता है जो लक्ष्य के रूप में कार्ड का उपयोग करता है, तो टीम असाधारण मार्कमैनशिप कौशल दिखाती है। वे सिमुलेशन अभ्यास में खाली इमारतों में भी घुसपैठ करते हैं, ताकि वे एक टीम के रूप में काम करना सीख सकें और उन्हें मारने के बजाय बंधकों को बचा सकें। कुछ दिनों बाद टीम के अंतिम मूल्यांकन का समय है, जिसमें एक नकली बंधक स्थिति शामिल है। उन्हें पेंटबॉल गन से साथी अधिकारियों द्वारा खेले गए आतंकवादियों द्वारा कब्जा किए गए हवाई जहाज में घुसपैठ करनी होगी। लक्ष्य 8 मिनट के भीतर सभी अपहरणकर्ताओं को बाहर निकालकर विमान का नियंत्रण वापस लेना है। विमान के योजनाबद्ध कार्यों को देखते हुए जिम ने नोटिस किया कि विमान के लिए एक वैकल्पिक प्रवेश बिंदु है, जिसकी कोई भी उम्मीद नहीं करेगा। भोजन ट्रे के लिए एक छोटा लिफ्ट शाफ्ट, जिसे कोई भी फिट नहीं कर सकता था, लेकिन क्रिस कर सकता है। टीम अपने वाहन को विमान के नीचे चलाती है और उसमें एक छेद खोलना शुरू कर देती है, जबकि उनमें से एक छत पर चढ़ जाता है ताकि वह बाद में खिड़की का उपयोग कर सके। जबकि क्रिस लिफ्ट शाफ्ट में चढ़ता है, अन्य लोग एक हैच ढूंढते हैं और सक्रिय होने से ठीक पहले एक जाल का पता लगाते हैं। कुछ सेकंड में वे इसे निष्क्रिय करने में कामयाब होते हैं और वे एक ही समय में हमला करने के लिए 3 तक गिनती करते हैं। टीम के पूरे विमान में विभाजित होने के साथ वे किसी भी बंधक को खोए बिना क्विक शॉट्स के साथ सभी 6 अपहरणकर्ताओं को बाहर निकालने में कामयाब होते हैं। हालांकि टीजे एक हिट लेता है जो वास्तविक होता तो घातक होता। फुलर की झुंझलाहट के लिए नई टीम ने एक नया कोर्स रिकॉर्ड स्थापित किया। उस रात समूह डेके के पिता के स्वामित्व वाले कैफे में भोजन करके जश्न मनाता है। खाने और पीने के कुछ घंटों के बाद क्रिस और जिम को छोड़कर समूह के अधिकांश लोग घर चले जाते हैं, जो जिम्स के पसंदीदा बार में जाते हैं। वे ब्रायन द्वारा इंटरप्ट होते हैं, जो जिम के साथ निष्क्रिय आक्रामक टिप्पणियों का आदान प्रदान करता है जब तक कि वह छोड़ने का फैसला नहीं करता। वापस लौटते समय ब्रायन दीवार पर अपनी और जिम की एक तस्वीर तोड़ता है। जिम उसे अपनी बेटी की जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करने से पहले मना कर देती है। इस बीच एलेक्स एक वकील को काम पर रखने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके लिए कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए जल्द ही उसे स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगले दिन टीम अपने समय का आनंद लेती है।
टीजे डेट पर जाता है, होंडो और वेलास्केज गोल्फिंग करते हैं, डेके अपने बच्चों के साथ दिन बिताते हैं, माइकल अपनी पत्नी के साथ घर पर रहता है और जिम क्रिस की बेटियों के जन्मदिन पार्टी में जाता है, जहां वह पानी की राइफल के साथ सभी बच्चों का मनोरंजन करता है। हालांकि आपातकालीन कॉल आने पर हर किसी का मजा बाधित हो जाता है। एक पोलिश बंधक स्थिति है जहां एक आदमी ने अपने घर में खुद को बैरिकेड कर लिया है और खिड़की से बेतरतीब ढंग से एक शॉटगन चला रहा है। आदमी का दावा है कि उसने सभी प्रवेश द्वारों को विस्फोटकों से भर दिया है, और जबकि कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता है, वेलास्केज ने मौका लेने से इनकार कर दिया। जिम ने अपने की टू द सिटी आविष्कार किया, जिसका उपयोग वे घर की पिछली दीवार को फाड़ने और संदिग्ध को अनार्म्ड करने के लिए करते हैं, जिससे गतिरोध कुछ सेकंड में समाप्त हो जाता है। कश करता है। शेरिफ के विभाग में एक डिप्टी को एलेक्स की असली पहचान के बारे में कुछ विवरण मिलते हैं। ये जानकारी वेलास्केज को भेजी जाती है, जो होंडो की टीम को एलेक्स को ले जाने वाली जेल की बस को रोकने और एस्कॉर्ट करने के लिए कहता है। इस बीच एलेक्स के गिरोह को भी स्थानांतरण के बारे में पता चल गया है, इसलिए दो लोग खुद को पुलिस का वेश धारण करते हैं और बस को खींचने के लिए चोरी की पुलिस कार का उपयोग करते हैं। फिर वे बस पर चढ़ जाते हैं और एलेक्स को छोड़ने से पहले सहायकों को गोली मार देते हैं। जब वे ड्राइव करने वाले होते हैं तो होंडो की टीम आती है और सड़क को अवरुद्ध कर देती है, लेकिन अपराधी गोलीबारी करके जवाब देते हैं, इसीलिए गोलीबारी होती है। जबकि नागरिक घबराहट में भाग जाते हैं, टीम जल्दी से सभी नकली पुलिस वालों को गोली मार देती है, और जब एलेक्स चोरी की गई पुलिस कार पर भागने की कोशिश करता है तो वे उस पर गोली चलाते हैं जब तक कि यह रिकैप्चर न हो जाए और वे एलेक्स को फिर से पकड़ लें। बाद में यह पता चला कि एलेक्स एक अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ा है जो हत्या, हथियारों के सौदे और तस्करी सहित आरोपों में 1 दर्जन से अधिक देशों में वांछित है। रिपोर्टर मामले पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, इसलिए जब उसे होल्डिंग सेल में ले जाया जा रहा है तो एलेक्स कैमरों का सामना करने के लिए मौके का उपयोग करता है और उसे जेल से बाहर निकालने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इनाम के रूप में $100 मिलियन की पेशकश करता है। हर चैनल के न्यूज़कास्ट इस दावे को बार बार दोहराते हैं, क्योंकि वे पुष्टि करते हैं कि एलेक्स के पास अपने वादे का समर्थन करने के लिए इनफ मनी है, जो लॉस एंजल्स में हर अपराधी का ध्यान आकर्षित करते हैं। होंडो की टीम इससे निराश है, ये जानकर उनका काम और अधिक कठिन बना देगा। तभी होंडो की यूनिट हेलीकॉप्टर से एलेक्स को निकालने के लिए छत पर जाती है, लेकिन जब चॉपर उनके पास पहुंचने वाला होता है तो अचानक उसे एक अनदेखे स्नाइपर ने गोली मार दी। हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो देता है और जल्द ही सड़क पर क्रैश हो जाता है। टीम एलेक्स को वापस अंदर ले जाती है और एक नई योजना बनाती है। वे अपराधी को एक मोटरकेड के माध्यम से दूर ले जाएंगे। वे कारों और बाइक में निकलते हैं, पागल फैंस को अनदेखा करते हैं जो एलेक्स का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उन्हें रुकना पड़ता है जब वे एक बेघर आदमी को बहुत धीरे धीरे सड़क पार करते हुए पाते हैं, लेकिन यह एक जाल बन जाता है और गिरोह के सदस्यों का एक समूह जल्द ही पुलिस पर हमला करना शुरू कर देता है। जबकि कुछ ट्रक पुलिस की कारों से टकरा जाते हैं, अन्य अपराधी गोली चलाते हैं और स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं, जिससे एक मोटरसाइकिल पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है और 2 अन्य अधिकारी घायल हो जाते हैं। हालांकि जब वे एलेक्स को पाने की कोशिश करते हैं तो वे इसके बजाय एक गुड़िया ढूंढते हैं। यह पता चला है कि वाहन एक डिकॉय थे और एलेक्स को मुख्यालय से कई ब्लॉक दूर खड़ी कारों में भूमिगत एक निजी पहुंच क्षेत्र में ले जाया जा रहा है, जबकि वेलास्केज आकाश से निगरानी रखता है। कुछ मील के लिए होंडो की योजना अच्छी तरह से चलती है, हालांकि एलेक्स उनका अपमान करता रहता है और उन्हें पैसे की पेशकश करता रहता है। जब वे दूसरी चौकी पार करते हैं तो टीजे अचानक कार रोकता है और एलेक्स के प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला करते हुए अपनी खुद की टीम पर अपनी बंदूक तान देता है। जिम और माइकल उसके साथ तर्क करने का प्रयास करते हैं, लेकिन टीजे अचानक ब्रायन से जुड़ जाता है, जो माइकल को गोली मार देता है और खुद को एलेक्स को तोड़ने के लिए ऑपरेशन के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में प्रकट करता है। जिम को कार में हथकड़ी लगाने के बाद टीजे और ब्रायन एलेक्स को ले जाते हैं और मेट्रो में भाग जाते हैं। जल्द ही बाकी टीम आती है और माइकल के इलाज के लिए पैरामेडिक्स को बुलाते हुए जिम को बचाती है। एक बार फिर वे अलग होने का फैसला करते हैं और होंडो और जिम समूह का पीछा करते हैं, जबकि डेके और साचेज अगले स्टेशन पर भागते हैं। अफसोस की बात है कि होंडो और जिम ट्रेन को याद करते हैं, हालांकि डेके और क्रिस रिपोर्ट करते हैं कि ट्रेन कभी भी अगले स्टेशन पर नहीं पहुंची, इसलिए दोनों टीमें जांच करने के लिए सुरंग के अंत में जाती हैं। वे ट्रेन को सुरंग के बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन ब्रायन और उसके लोग चले गए हैं, केवल भयभीत यात्री वहां हैं। ड्राइवर उन्हें एक स्टॉर्म ड्रेन खुलने की ओर इशारा करता है और टीम उसमें प्रवेश करती है, जिससे वे पुलिस फ्रीक्वेंसी से कट जाते हैं। इस बीच फुलर को टीजे के विश्वासघात और ब्रायन की भागीदारी के बारे में पता चलता है और संदेह है कि पूरी टीम एलेक्स को मुक्त करने के लिए ऑपरेशन का हिस्सा हो सकती है, खासकर जब से वे अब जवाब नहीं दे रहे हैं। जब उसे पता चलता है कि हॉथॉर्न हवाई अड्डे पर एक अनधिकृत रनवे को रोशन किया गया है, तो उसे संदेह है कि यही वह जगह है जहां ब्रायन जा रहा है।
इसलिए वह सभी उपलब्ध यूनिट्स को वहां भेजता है, जबकि टीम कुछ सीवर सुरंगों के माध्यम से अपराधियों को ट्रैक करती है और इस प्रक्रिया में ब्रायन एक क्लेमोर खदान और स्मोक ग्रेनेड से बना एक बूबी ट्रैप स्थापित करता है। हालांकि टीजे को यह बहुत पसंद नहीं है। होंडो की टीम धुएं को अनदेखा करती है और चलती रहती है, और जब डेके लगभग जाल को ट्रिगर करता है तो जिम उसे समय पर रोक देता है। जबकि जिम क्लेमोर को निरस्त करता है, ब्रियानास समूह सुरंग के अंत तक पहुंचता है और वे क्षेत्र छोड़ने से पहले उनके पीछे दरवाजा बंद कर देते हैं। आखिरकार होंडोस टीम को यह बंद भारी गेट मिलता है, लेकिन सौभाग्य से जिम इसे खोलने के लिए क्लेमोर का उपयोग कर सकता है। अब उनके संचारक फिर से काम कर रहे हैं और होंडो बताते हैं कि फुलर के साथ क्या हुआ, उन्हें लेने के लिए कार भेजने के लिए कहा। हालांकि फुलर को अब होंडो पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह टीम को मिशन छोड़ने का आदेश देता है। होंडो आदेश की अनदेखी करता है और उसकी टीम एक पासिंग लिमो पर कब्जा कर लेती है। जैसे ही वे उड़ान भरते हैं, क्रिस शहर के ऊपर एक कम उड़ान वाले जेट को नोटिस करता है, जिससे उन्हें एहसास होता है कि जेट एलेक्स को निकालने के लिए ब्रांड की योजना होनी चाहिए और हवाई अड्डा सिर्फ एक डिकॉय है। टीम तुरंत जेट का पीछा करती है, जो अब 6ठी स्ट्रीट पुल पर उतर रहा है। ब्रायन और उसके लोग तुरंत जेट के डरे हुए मालिकों को बंधक बना लेते हैं और भागने के लिए तैयार होकर विमान में सवार हो जाते हैं। टीम लिमो को पुल पर ले जाती है और जब 2 अपराधी रोड ब्लॉक विस्फोट करने के लिए गोली चलाते हैं तो होंडो बिना किसी हिचकिचाहट के इसके माध्यम से ड्राइव करता है। पुलिस मैदान को रोकने की कोशिश करने के लिए गोली चलाती है और जब यह काम नहीं करता है तो होंडो उड़ान भरने से ठीक पहले विमानों के लैंडिंग गियर से टकराता है, जिससे यह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। स्वाट और ब्रायन के आदमियों के बीच एक और गोलीबारी होती है, जिसके दौरान क्रिस को कंधे पर चोट लगती है। एलेक्स भागने की कोशिश करता है, लेकिन डेके उसे पैदल पीछा करता है और तुरंत उसे पुनः प्राप्त करता है। ब्रायन एक बंधक को ढाल के रूप में उपयोग करके विमान को सुरक्षित रूप से छोड़ देता है। फिर वह पुल से नीचे उतरता है और जिम उसके पीछे चला जाता है। इस बीच होंडो एक घायल टीजे का सामना करता है, जो कहता है कि उसे अपने कार्यों पर पछतावा है और माइकल के बारे में पूछता है। होंडो द्वारा पुष्टि करने के बाद कि माइकल को अपनी चोटों से उबरने की उम्मीद है, टीजे अपनी बंदूक निकालता है और आत्म हटा देता है। जिम के पास वापस वह पुल से भी नीचे उतरता है और एक ट्रेन यार्ड पर उतरता है, जहां ब्रायन उसे आश्चर्यचकित करता है और भागने से पहले उसके हाथ पर वार करता है। जिम उसके पीछे जाता है और कुछ चलती ट्रेनों को चकमा देने के बाद वह ब्रायन से हाथ की लड़ाई शुरू करने के लिए निपटता है। वे रेल के शीर्ष पर हिट के एक गुच्छे का आदान प्रदान करते हैं और जब एक ट्रेन अचानक आती है तो जिम ब्रायन के सिर को अपने रास्ते में लात मारता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जिम पुल पर अपनी टीम में फिर से शामिल होने के बाद फुलर आता है और सभी को उनके उत्कृष्ट काम के लिए बधाई देता है, लेकिन वह यह भी बताता है कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है। एलेक्स अभी भी उनकी हिरासत में है और उसे संघीय जेल में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। इसलिए टीम एलेक्स को अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए एक स्वाट ट्रक लेती है। कुछ समय बाद एलेक्स को सफलतापूर्वक वितरित करने के बाद पुलिस बैंड पर एक डकैती की रिपोर्ट आती है। होंडो बताते हैं कि उनकी शिफ्ट तकनीकी रूप से 12 घंटे के लिए खत्म हो गई है, लेकिन थकी हुई टीम वैसे भी अपने अगले मिशन पर जाने के लिए सहमत है।